हाय स्टूडेंट्स, हमने जावा के सीरीज को कम्प्लीटली एंड कर दिया है और हमने लास्ट लेक्चर में एप्लेट को भी कंप्लीट कर लिया था, जो कि आपके एग्जाम में थ्योरेटिकली पूछा जाता है। 2-3 बार पूछा गया है, तो हमने उसे भी डिस्कस कर लिया था। हालांकि जो एप्लेट है वो क्या है, अब डिप्रिकेटेड हो चुका है, अब वो यूज नहीं होता है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो सके मे बी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको लिख देना है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि है 2019 ऑड एग्जाम में पूछा गया है जावा का। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका ग्रुप ए में एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखिए क्या है, द प्रोसेस दैट फोकस ऑन ओनली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन एज। आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, आराम से पढ़िए, फिर से पढ़िए। लिखा हुआ है द प्रोसेस दैट फोकस ऑन ओनली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस वैसा प्रोसेस जो सिर्फ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या करता है, फोकस करता है। तो क्या वो इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है या इनहेरिटेंस है। तो मैंने आपको चारों कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। देखिए इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन होता है कि डेटा और मेथड को बाइंड करना। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है स्टूडेंट, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म मैंने बताया था ना, पॉली और मॉर्फ यानी मेनी फॉर्म्स, तो ये नहीं होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड करता है, मींस पेरेंट चाइल्ड वाला। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना। जो एंड यूजर है उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएंगे, बाकी जो हमारा इंटरनल एक्टिविटी रहेगा उसको हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे, उसे एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो जो फोकस करता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सेकंड है विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ट्रू है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ अ क्लास, an object is an instance of a class, an object is a variable, an object is not an instance of class। तो ये आप आसानी से मार सकते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी क्लास का एक इंस्टेंस होता है। एकदम सेम डेफिनेशन से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ गया है। थर्ड हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंपोजिशन रिलेट्स टू। अब देखिए कंपोजिशन क्या होता है, मैंने कंपोजिशन में बताया था। कंपोजिशन मतलब होता है कि आपका एक, जैसे कि मान लीजिए एक क्लास है, इस क्लास में आप किसी दूसरे क्लास के रेफरेंस वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, कंपोजिशन बोला जाता है। तो कंपोजिशन रिलेट्स टू द यूज ऑफ कंसिस्टेंट कोडिंग कन्वेंशन, नहीं। इन रेफर्स टू कोहेरेंट कॉमन बिहेवियर, हो सकता है। इट रेफर्स टू प्रोसीजरल बिहेवियर, नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें होगा बी, इन रेफर्स टू कोहेरेंट कॉमन बिहेवियर। कैसे, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कॉमन बिहेवियर है दूसरे क्लास का, उसमें क्या कर रहे हैं, कोहेरेंट कर रहे हैं हम लोग सेम क्लास में। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका। नाउ हम लोग फोर्थ ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अ न्यू क्लासेस कैन बी डिफाइंड बाय एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग क्लासेस, दिस इज एन एग्जांपल बाय। तो ये तो कोई भी मार सकता है क्या कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक न्यू क्लास डिफाइन किया जाता है एक दूसरे क्लास को एक्सटेंड करके। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपको आंख बंद करके इनहेरिटेंस मार देना है। पांचवा ऑब्जेक्टिव है गिव ए क्लास नेम बुक। ठीक है, हमने एक क्लास नेम दे दिया बुक। Which one of these is a valid constructor declaration for these class? तो इनमें से कौन सा वैलिड कंस्ट्रक्टर हो सकता है। आप कंस्ट्रक्टर पे मैंने एक सेपरेट 1 आवर प्लस का लेक्चर बनाया था, उसमें मैंने उसके डिक्लेरेशन में क्या बताया था, 2-3 पॉइंट बताए थे। देखिए वो सॉरी वो यहाँ आपको इसके ऑप्शन में समझ में आएगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ये बुक दिया है, क्लास का नेम दिया है, देन पैरामीटर में क्या ले रहा है, बुक का एक रेफरेंस वेरिएबल ले रहा है, और उसके बाद इसके कुछ ये दिया है, करली ब्रेसेस दिया है, करली ब्रेसेस में कंस्ट्रक्टर की बॉडी होगी। दूसरा ये दिया है रिटर्न टाइप, देन दिया है क्या, कंस्ट्रक्टर का नेम, उसके बाद पैरामीटर, देन फाइनल जो थर्ड ऑप्शन है वो है फाइनल। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कंस्ट्रक्टर का नेम दिया है, उसके बाद ये क्या दिया है, पैरामीटर। फोर्थ ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्टर का नेम दिया, देन पैरामीटर दिया है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब हम लोगों ने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सबसे फर्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप हम लोग एक्सप्लिसिटली नहीं दे सकते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्टर रिटर्न करता है, कंस्ट्रक्टर क्या रिटर्न करता है, क्लास का इंस्टेंस रिटर्न करता है, तभी ना हम लोग न्यू की हेल्प से उस इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन हम लोग एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं दे सकते हैं। तो ये तो पहले साफा गलत हो गया, ये जो रिटर्न टाइप दिया है बी ऑप्शन।
फिर हमने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा था कि जो कंस्ट्रक्टर होता है हम लोग उसे फाइनल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट, जो उसका चाइल्ड क्लास होगा, मींस जब भी हम किसी क्लास का चाइल्ड बनाएंगे तो चाइल्ड क्लास पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को सुपर कीवर्ड की हेल्प से कॉल कर सकता है। देखिए सारे चीज इंटर रिलेटेड है ना। तो हमने सारा टॉपिक पढ़ रखा है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया सीधा। थर्ड ऑप्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट कब हम किसी को बनाते हैं? जब उसका बॉडी एम्प्टी हो। तो क्या कंस्ट्रक्टर का बॉडी कभी एम्प्टी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपका डी ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका मतलब क्या? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट है। क्या कि बुक मींस क्लास का जो नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। देन ये क्या ले रहा है? रेफरेंस वेरिएबल एज आर्गुमेंट ले रहा है, और ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी हो गई। समझ गए आप लोग स्टूडेंट? चलिए आइए हम लोग सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। लिखा है द रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। ये तो बहुत आसान है, ये हम लोग एकदम शुरू में ही पढ़े थे उप्स के फीचर में। डेटा को और मेथड को एक सिंगल यूनिट में कंबाइंड करना, बाइंड करना, किसका एग्जांपल है? इनकैप्सुलेशन का। सो ऑप्शन ए इज इनकैप्सुलेशन। नाउ हम लोग सेवंथ नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज, तो नन ऑफ द अबव। तो ये तो वन क्लास का बच्चा भी देखेगा कि जावा लैंग्वेज का अगर एग्जाम हो रहा है तो पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग पढ़े तो जावा लैंग्वेज को ही आपको टिक करना है। चलिए आगे है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। द न्यूमेरिकल रेंज ऑफ कैर डेटा टाइप इन जावा। हम लोगों ने जब कैर डेटा टाइप पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि उसका जो रेंज होता है वो कहां से कहां तक होता है। तो कैर जब 2 बाइट लेता है इसका मतलब क्या हो गया? बिट में कितना हो गया बताइए? बिट में कितना हो जाएगा? ये बिट में हो जाएगा 16, है ना। और चूंकि कैर कोई नेगेटिव वैल्यू का स्टोर नहीं करवाता है तो कितना हो जाएगा? 2 to the power 16 हो जाएगा सीधा। तो ये कितना हो जाता है? आपको ध्यान रखना है 65,535 हमने कहा था आपको याद रखने। तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 65,535। यही अगर इस कैर की जगह बाइट रहता तो क्या हो जाता? बाइट रहता तो -128 to 127। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं 9th नंबर। 9th नंबर क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल कॉज अ थ्रेड टू डाई। मींस इनमें से कौन सा इवेंट है जो कि थ्रेड को डाई करने के लिए, मतलब कि वो उसके बाद क्या हो जाएगा? थ्रेड हमारा डाई हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है द मेथड स्लीप इज कॉल्ड, मीन जो स्लीप मेथड है वो कॉल होगा। सेकेंड ऑप्शन है वेट मेथड से। थर्ड ऑप्शन है स्टार्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है एग्जीक्यूशन ऑफ रन मेथड इज कॉल्ड। तो ध्यान दीजिए हम लोग जब थ्रेड पढ़े थे तो इन चारों मेथड को हमने क्या किया था? एग्जीक्यूट करवाया था थ्रेड पे। तो देखिए स्लीप मेथड क्या करता है ये बताइए आप लोग। जो स्लीप मेथड होता है स्टूडेंट वो आपके थ्रेड को स्लीप कर देता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। तो क्या इससे थ्रेड हमारा डाई हो जाता है? बिल्कुल नहीं। जो सेकेंड मेथड है वेट, ये क्या करता है? इससे आपका थ्रेड वेट करता है। तो क्या इससे हमारा थ्रेड डाई हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आपका थर्ड ऑप्शन है द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टार्ट इज कॉल्ड। स्टार्ट जब कॉल होता है तो क्या होता है? स्टार्ट मेथड का हमने पढ़ा था प्रोटोटाइप। जैसे ही स्टार्ट कॉल होता है तो क्या करता है? चाइल्ड थ्रेड को क्रिएट करता है। ध्यान दीजिए उसके बाद उस चाइल्ड थ्रेड को थ्रेड शेड्यूलर में रजिस्टर करता है। उसके बाद सारा जो मैंडेटरी एक्टिविटी परफॉर्म करता है और रन मेथड को कॉल करता है। तो क्या स्टार्ट मेथड के कॉल होने से थ्रेड डाई हो जाता है? नहीं, और स्टार्ट होता है। तो लास्ट में एग्जीक्यूशन ऑफ रन मेथड। रन मेथड के कॉल होने पे क्या होता है? थ्रेड हमारा जब स्टार्ट मेथड इंटरनली रन मेथड को कॉल करता है तो क्या होता है? हमारा थ्रेड एग्जीक्यूट करता है और जैसे ही रन मेथड कंप्लीट होता है हमारा थ्रेड क्या हो जाता है? डाई हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, एग्जीक्यूशन ऑफ रन मेथड इज कॉल्ड। जैसे ही रन मेथड कॉल होता है इसके एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है? थ्रेड हमारा डाई हो जाता है। नाउ 10th नंबर की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ट्रू रिगार्डिंग फाइनलाइज। फाइनलाइज के रिगार्डिंग कौन सा मेथड ट्रू है? तो फाइनलाइज में आपको पहले बता दूं हमने गार्बेज कलेक्टर में पढ़ा था क्या कि गार्बेज कलेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के पहले क्या करता है? फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है। ध्यान देना है फाइनली और फाइनलाइज में डिफरेंस है। फाइनली हमने पढ़ा था किसमें? एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्रैक एज के साथ रहता था वो डिफरेंट है। फाइनलाइज यहाँ पे डिफरेंट है। फाइनलाइज जो मेथड है ये गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? कॉल करता है हर बार जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है उसके पहले क्लीनअप कोड, क्लीनअप एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। सो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑप्शन है इट मस्ट बी ओनली डिक्लेयर्ड विथ प्रोटेक्टेड एक्सेसिबिलिटी। क्या जो फाइनलाइज मेथड है वो सिर्फ प्रोटेक्टेड एक्सेसिबिलिटी के साथ डिक्लेयर होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। सेकंड है फाइनलाइज मेथड कैन बी ओवरलोडेड। थर्ड है फाइनलाइज मेथड कैन नॉट बी ओवरलोडेड एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द above are true। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फाइनलाइज मेथड कैन बी ओवरलोडेड। फाइनलाइज मेथड को हम एज आवर रिक्वायरमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं? ओवरलोड कर सकते हैं। नाउ जो आपका
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड मेथड डिक्लेरेशन इन जावा। इन सभी में से वैलिड मेथड डिक्लेरेशन कौन है जावा में? तो फर्स्ट ये रिटर्न टाइप दे रहा है, देन मेथड का नेम है। सेकेंड क्या है, एक तो पहले इंट गलत लिखा हुआ है इसमें, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर भी आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि देखिए आप जान रहे हैं कि ये जो सारा कीवर्ड है ये लोअर केस में होता है, लेकिन टाइप करने वाला का कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो इसलिए आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है, अगर इसमें से जो आपको सबसे ज्यादा सटीक लग रहा है उसे मारना है, ठीक है। तो हमने इसे भी देख लिया, इसमें तो बीच में 1 आ गया, तो ये हो ही नहीं सकता है। थर्ड ऑप्शन हमने देखा तो इंट है, फिर उसके बाद क्या है, मेथड का नेम है, पैरामीटर है, और उसके बाद क्या है, देन वॉइड दे दिया। ये वॉइड क्या है पता नहीं। आप लास्ट ऑप्शन देखें तो यहां देखिए रिटर्न टाइप है, मेथड का नेम है, एंड पैरामीटर है, तो ये परफेक्टली वैलिड है। हम लोगों ने मेथड डिक्लेरेशन में देखा था कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या देते हैं, एक्सेस मॉडिफायर देते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड या कुछ नहीं हुआ तो ये डिफॉल्ट है। उसके बाद हम रिटर्न टाइप देते हैं, रिटर्न टाइप के बाद क्या देते हैं, मेथड का नेम, देन देते हैं पैरामीटर, और पैरामीटर में आर्गुमेंट, एम्प्टी आर्गुमेंट, एम्प्टी पैरामीटर हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए उसके बाद हम लोग 12 नंबर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो ये क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंटेड इन जावा बाय। जावा में देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, हमने बताया था आपको। एट क्लास लेवल जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को ना ही इंटरनली ना ही एक्सटर्नली सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, एक्सटेंडिंग 2 और मोर क्लासेस नहीं, एक्सटेंडिंग 1 क्लास एंड इंप्लीमेंटिंग 1 और मोर इंटरफेस यस, इंप्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस नहीं, इंप्लीमेंटिंग थ्रेड नहीं। तो हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, जावा में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक क्लास को एक्सटेंड करेंगे और उसके साथ कई और इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने पढ़ रखा है मल्टीपल इनहेरिटेंस में कि किस प्रकार से मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट करता है। एक क्लास कई इंटरफेस को एक साथ क्या कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है, साथ ही एक साथ एक क्लास को एक्सटेंड कर रहा है और साथ में कई इंटरफेस को इंप्लीमेंट भी कर रहा है, वही ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझते हुए चल रहे होंगे। आगे देखिए आपका जो है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वो क्या है, फाइल क्लास इज इंक्लूडेड इन विच पैकेज। जो फाइल क्लास है वो किस पैकेज में रहता है, तो ये आपको याद रखना है कि java.io पैकेज में। IO मींस होता है इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितना भी क्लास है, पैकेज है, सारे java.io पैकेज में होंगे, ठीक है। What is the sequence of major events in life cycle of an applet? देखिए हमने पिछले लेक्चर में ये एप्लेट पढ़ा, और एप्लेट के लाइफ साइकिल हमने कहा था ना, थ्रेड का लाइफ साइकिल या एप्लेट का लाइफ साइकिल, इससे 6 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन और MCQ भी आता है, ठीक है। तो इसमें पूछ दिया है क्या कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ मेजर इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन एप्लेट। एप्लेट के लाइफ साइकिल में जो सीक्वेंशियली जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से फॉलो होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इनिट, यस, सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइज होता है, देन क्या होता है, स्टार्ट होता है, यस, देन क्या होता है, स्टॉप होता है, तो आइडल में कंडीशन जाता है, स्टार्ट स्टॉप होते रहता है, और लास्टली डिस्ट्रॉय होता है। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो गया। बी में देखिए क्या है, पहले स्टार्ट फिर इनिट नहीं, इनिट स्टार्ट डिस्ट्रॉय नहीं, इनिट डिस्ट्रॉय स्टॉप ये भी नहीं, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। पहले एप्लेट इनिशियलाइज होता है, देन स्टार्ट होता है, देन स्टॉप होता है। कैसे स्टार्ट होता है, ब्राउजर मैक्सिमाइज होता है, स्टॉप मींस मिनिमाइज हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। डिस्ट्रॉय मींस क्या, आपने उसे कंप्लीटली क्लोज कर दिया। तो हमने एप्लेट में इसे डिटेल में डिस्कस कर रखा है, आप पिछले लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, वो क्या है, थ्रेडिंग प्रोवाइड्स एग्जीक्यूशन ऑफ। जो थ्रेडिंग है वो प्रोवाइड करता है किसका एग्जीक्यूशन, ओनली 1 मॉड्यूल ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम नहीं, ओनली 2 मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम नहीं, ऑल रिलेटेड प्रोग्राम सब ब्लॉक्स एग्जीक्यूट साइमल्टेनियस, यस बिल्कुल। मल्टी थ्रेडिंग या जो थ्रेडिंग है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है कि जितने भी सब ब्लॉक है सारे प्रोग्राम के, हम सारे को क्या करें, साइमल्टेनियसली पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सके, वही मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो थ्रेडिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है कि ऑल रिलेटेड प्रोग्राम सब ब्लॉक्स एग्जीक्यूट्स साइमल्टेनियस। Now next objective is what? Which of these operators is used to allocate memory to array variable in Java? array variable को मेमोरी एलोकेट करने के लिए इनमें से किस कीवर्ड का यूज होता है, malloc, alloc, new malloc। तो ध्यान देना है, हमने malloc alloc ये सारा पढ़ा भी नहीं है और ये सारा जावा में होता भी नहीं है। जावा में एरे क्या होता है स्टूडेंट, एरे एक ऑब्जेक्ट होता है, हमने पढ़ा ना,
एरे में पढ़ा था। एरे हमारा जस्ट कुछ लेक्चर के बाद जब हमने जावा स्टार्ट किया था तो एरे को हमने पढ़ लिया था। एरे क्या होता है? एरे ऑब्जेक्ट होता है जावा में, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम जावा में क्रिएट करते हैं तो हम न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो यहां भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यू करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरे ऑब्जेक्ट है और जब भी एरे को क्रिएट करेंगे तो न्यू का यूज करना कंपलसरी है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास डेफिनेशन इज अ वैलिड डेफिनेशन दैट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक वर्ड से आपका जो आंसर है वो मिस हो सकता है। यहां पे आप सीधा कैन बी एक्सटेंडेड हो सके पढ़ दे जल्दी जल्दी में, और आप क्या करें? ऑप्शन दूसरा मार दे। यहां देखिए छोटा सा नोट भी लिखा हुआ है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास डेफिनेशन इज अ वैलिड डेफिनेशन दैट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। मींस ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा क्लास का डेफिनेशन वैलिड है जिसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। मींस उस क्लास का हम लोग चाइल्ड क्लास क्रिएट नहीं कर सकते, वो क्लास इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हमने सिंपल सा पढ़ा था फाइनल मॉडिफायर में कि अगर हम किसी क्लास को विथ फाइनल डिक्लेयर कर दे, विथ फाइनल हम लोग डिफाइन कर दे, तो वो इनहेरिटेंस में पार्ट नहीं लेगा, उसका कोई चाइल्ड हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। मींस उस क्लास को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सीधा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर फाइनल क्लास हम लोग बना दे तो यहाँ पे क्या हम लोग उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये लोग क्वेश्चन भी देखिए कैसे छापता है। यहाँ पे देखिए ये है ना, आपको ध्यान देना है, इसीलिए मैंने कहा चारों ऑप्शन आप एक बार पढ़ ले। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए, लेकिन इसने पैरेंथेसिस दे दिया तो इससे कोई मतलब है नहीं। आप यहाँ प्रोटोटाइप चारों एक बार पढ़ ले और चारों में जो सबसे सटीक लगे उसे आपको टिक करना है, क्योंकि एक ऑप्शन सही होगा ही होगा। आगे देखिए आपका 18th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के एक्सेसिबिलिटी के लिए हमने मेंबर लेवल एक्सेस मॉडिफायर और क्लास लेवल एक्सेस मॉडिफायर दोनों को डिस्कस करवा रखा है। तो मेंबर लेवल एक्सेसिबिलिटी के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है द प्राइवेट मेंबर आर ऑलवेज एक्सेसिबल इन सेम पैकेज। क्या प्राइवेट मेंबर जो है वो सेम पैकेज में एक्सेसिबल होता है? नहीं। सेकेंड, द प्राइवेट मेंबर्स आर एक्सेसिबल इन सेम क्लास। यस, सबसे रेस्ट्रिक्टेड मेंबर जो होता है वो क्या होता है? सबसे रेस्ट्रिक्टेड मॉडिफायर जो होता है वो क्या होता है? प्राइवेट ही होता है। प्राइवेट को आप सिर्फ विद इन द सेम क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं। इवन आप सेम पैकेज में अगर आउटसाइड क्लास है, या इवन आप अगर सेम सोर्स कोड में भी एक्सेस करना चाहें आउटसाइड क्लास, तो आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो प्राइवेट जो एक्सेस होता है वो सिर्फ विद इन क्लास ही एक्सेसिबल होता है। द प्राइवेट मेंबर इज एक्सेसिबल आउटसाइड क्लास, नहीं, नन ऑफ दीज, ये कुछ नहीं। इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट मिल जाए तो आपसे ये रिकमेंडेड है कि आप एक बार तीनों ऑप्शन को पढ़ लें, क्योंकि कहीं भी कुछ भी पेज आपको मिल सकता है। तो एक बार चारों ऑप्शन पढ़ लें आराम से, उसके बाद एक ऑप्शन को चूज करें। फर्स्ट ऑप्शन देखकर आप टिक ना मारे। अगेन देखिए आपका जो है वो है 19th नंबर ऑब्जेक्टिव। उसमें क्या कह रहा है, the default value of a static integer variable of a class in Java is। जो स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल होता है जावा में उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि इंटीजर जो होता है आइदर वो स्टैटिक हो या इंस्टेंस हो, मैं लोकल की बात नहीं कर रहा हूं, आइदर वो स्टैटिक वेरिएबल हो या इंस्टेंस वेरिएबल हो, जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू। और इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? 0। तो ऑप्शन आपको क्या मारना है? ऑप्शन ए जो कि 0 है। नाउ जो आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या कह रहा है, द फील्ड इन एन इंटरफेस आर इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड एज। इंटरफेस में जो फील्ड होता है वो इम्प्लिसिटली स्पेसिफाइड होता है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि फील्ड किसको बोलते हैं स्टूडेंट? फील्ड बोलते हैं डेटा फील्ड को। किसे बोलते हैं? डेटा फील्ड को। मींस जो वेरिएबल होते हैं, है ना। फील्ड किसको बोलते हैं? डेटा फील्ड को। और मेथड बोलते हैं फंक्शंस को। तो जो फील्ड होते हैं इंटरफेस में, यानी जो वेरिएबल होते हैं वो इम्प्लिसिटली डिफाइंड होते हैं किससे? तो हमने पढ़ा था कि जो भी वेरिएबल इंटरफेस में होते हैं, ऑल वेरिएबल्स इन एन इंटरफेस बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक। क्या होते हैं? पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। पब्लिक क्यों होते हैं? ताकि वो चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल हो सके। स्टैटिक क्यों होते हैं? ताकि हम लोग सीधा इंटरफेस के नेम से ही उसे एक्सेस कर सके। और फाइनल क्यों होते हैं? ताकि हम लोग उसके वैल्यू में चेंज किसी प्रकार की चेंजेस ना कर सके, ताकि एम्बिग्युइटी ना बने। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टैटिक ओनली, नहीं। प्रोटेक्टेड नहीं, प्राइवेट नहीं। डी ऑप्शन है बोथ स्टैटिक एंड फाइनल। यस, स्टैटिक होते हैं, फाइनल भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। तो आपको
प्राइवेट नहीं, स्टैटिक होते हैं, फाइनल होते हैं और पब्लिक भी होते हैं। तो इसमें सिर्फ लिखा हुआ है बोथ स्टैटिक एंड फाइनल। तो सबसे इसमें जो अच्छा ऑप्शन आपको लग रहा है वो क्या है, डी है, सबसे सटीक ऑप्शन डी है। तो आपको डी को टिक करना है। इसलिए आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन को एक बार रीड करना है। तो देखिए आपका यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप बी की ओर, जो कि है 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफायर इन जावा, एक्सप्लेन इट। इसको हमने एकदम डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आइडेंटिफायर क्या होता है, जिस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन होता है उसी प्रकार से जावा लैंग्वेज में आइडेंटिफायर होता है। मींस क्या, किसी भी नेम, किसी का भी नेम, आइदर वो वेरिएबल का नेम हो, मेथड का नेम हो, क्लास का नेम, पैकेज का नेम, है ना, किसी इंटरफेस का नेम, किसी लेवल का नेम, किसी का भी नेम हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर बोलेंगे। और देखिए 4 नंबर में पूछा है, एक्सप्लेन करने का रहा है, तो आपको रूल्स भी लिख देना है साथ में। कितना देर लगेगा लिखने में, 5 मिनट लगेगा। आपको सारे रूल्स भी लिख देना है। कौन कौन से रूल्स हमने पढ़े थे कि डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, जो अलाउड डिजिट थे वो कौन कौन थे, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 to 9, और 2 स्पेशल सिंबल थे। कौन कौन, डॉलर, एक डॉलर था स्टूडेंट, और एक क्या था, एक था आपका ये, इसे क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर, है ना। तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, आप लोग कर सकते हैं आराम से। दूसरा अथवा में पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, डिफाइन इट विद एग्जांपल्स। हम लोग डिटेल में पढ़ रखे हैं कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव के लिए हमने लेक्चर बना रखा है अलग से। नॉन प्रिमिटिव का हमने नहीं बताया था, सिर्फ आपको बता दिया था क्या कि नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, जो प्रिमिटिव नहीं होता है। मीन्स क्या, फॉर एग्जाम्पल समझिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या हुआ, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, उसका फ्लोट, डबल, इतने 8 डेटा टाइप है टोटल। प्रिमिटिव क्या, जो प्रिमिटिव वैल्यू को होल्ड करता है, हमने बताया था। और नॉन प्रिमिटिव क्या, जो कि किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड करता है ना। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा हुआ है क्या, टेस्ट, टी इक्वल्स न्यू टेस्ट, ठीक है, तो आपने क्या किया स्टूडेंट, ये टी बनाया क्या, ये रेफरेंस वेरिएबल बनाया। तो ये जो टी है ये क्या है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है ऑफ टेस्ट टाइप, जो कि होल्ड कर रहा है टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट को। समझ गए आप लोग। तो ये टी यहाँ पे क्या हो गया, रेफरेंस वेरिएबल हो गया। तो आप लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल दोज वेरिएबल विच इज यूज्ड टू होल्ड द रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, या विच रेफर द रेफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। एग्जांपल में आप लोग क्या दे सकते हैं, किसी क्लास का आप रेफरेंस बना दीजिए, किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना दीजिए। तो वहां से क्या हो जाएगा, ये आपका डील हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन, क्या, व्हाट डू यू मीन बाय बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर एंड बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए दोनों को हमने डिस्कस करवा रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कॉन्सेप्ट लगा दिया, क्या, बिटवाइज लॉजिकल बोल दिया। तो हमने जो बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा था ना, बिटवाइज और, बिटवाइज एंड, बिटवाइज नॉट, है ना, और कुछ पढ़े थे क्या, और एंड, और बिटवाइज एक्सऑर था एक, बिटवाइज एक्सऑर। तो और कुछ था क्या, बिटवाइज, बिटवाइज में हमने और पढ़ा था, एंड पढ़ा था, नॉट पढ़ा था, एक्सऑर पढ़ा था, एक कॉम्प्लीमेंट था, है ना, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट नहीं, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट नहीं था, कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज नहीं होता है। तो देखिए हमने जो भी पढ़ा था, हमने बिटवाइज ऑपरेटर जो पढ़ा था स्टूडेंट, वही यहाँ पे ये बिटवाइज लॉजिकल की तरह कर रहा है। क्या कर रहा है, बिटवाइज लॉजिकल। तो हमने जो भी बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा था उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। और जो बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर कर रहा है, तो हमने ये जो पढ़ा था ना लॉजिकल ऑपरेटर, ये और ये दोनों को आपको क्या करना है, बुलियन लॉजिकल में एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। चलिए आप लोग कर सकते हैं। आगे कह रहा है अथवा में कि अगर मान लीजिए अथवा में क्या होता है कि या तो आपको ये बनाना है या ये बनाना है, तो हम दोनों को डिस्कस करवा रहे हैं। कह रहा है कि राइट एनी प्रोग्राम टू चेक लीप ईयर इन जावा। तो देखिए लीप ईयर को चेक करने का जो कंडीशन होता है उसको आप इफ एल्स में लगा के आराम से प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा था कि जितने भी प्रोग्राम आपने सी या C++ में बनाए उसे जावा में कन्वर्ट कीजिए और जावा में बनाने की कोशिश कीजिए। Now, 4th नंबर क्वेश्चन है, राइट प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है उसे आपको सिंपली क्या कर देना है, जावा के प्रोग्राम में पुट करवा देना है, ठीक है। यूजर से हम लोग क्या ले लेंगे, देखिए हमने आपको यूजर से इनपुट लेने के लिए सिखाया स्कैनर क्लास से। जब भी प्रोग्राम बनाना है तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, अलग से आपको इक्वेशन फाइंड नहीं करना है, ठीक है। देखिए आप जितना सिंपल से सिंपल में बना सकते हैं, आपको सिर्फ ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है। तो आप कीजिएगा क्या स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यहाँ यूजर से x का वैल्यू मींस जो कि x का कोफिशिएंट होगा a b c का वैल्यू आप ले लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद सीधा फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू। चलिए आगे आपसे पूछा जा रहा है और में
कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लास मॉडिफायर, डिफाइन इट विथ एग्जांपल। देखिए हमने क्लास मॉडिफायर को अलग से एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन इतना पढ़ने के बाद आप इस काबिल है कि आप क्लास मॉडिफायर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब पूछेगा कैसे सर, तो भाई क्लास का यूज हम लोग 1000 बार कर चुके। क्लास का यूज किस लिए किया जाता है? क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। तो आप क्या कीजिए, पहले क्लास के बारे में 2-3 पॉइंट को लिख दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 2-3 पॉइंट लिखिए क्लास का यूज। क्लास एक मॉडिफायर है जावा में, है ना, क्लास एक कीवर्ड भी है, मींस क्लास का यूज हम लोग आइडेंटिफायर के फॉर्म में नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो एरर मिलेगा। क्लास का यूज हम लोग क्लास को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। हो गया 2-3 पॉइंट आपका। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक एग्जांपल दे दीजिए और क्लास को डिक्लेयर कर दीजिए। एक पेज में एग्जांपल हो गया, आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आंसर को लिखने के लिए सीखिए, ताकि जो भी हमें आए उसको हम लिख सकें। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, 5th नंबर है। ठीक है, 5th नंबर में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर एंड डीस्ट्रक्टर। डीस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट जावा में नहीं होता है। तो देखिए ऐसा अगर पूछ दिया है तो या तो आप अथवा बना सकते हैं, तो अथवा बना लीजिए, या अगर आप यही बनाने पे मजबूर हैं तो डीस्ट्रक्टर की जगह आप देखिए कैसे लिखिए। अगर क्वेश्चन लगता है C++ वाले ने सेट किया है, तो कंस्ट्रक्टर तो पहले आप एक्सप्लेन कर दीजिए, जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितना मैंने बताया उतना एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन के मार्क्स का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि 4 नंबर के क्वेश्चन में कंस्ट्रक्टर डीस्ट्रक्टर दोनों पूछ रहा है तो हम 4 पेज इसमें भर दें। ठीक है, आपको मैक्सिमम 2 से 2.5 पेज लिखना है इसमें। तो कंस्ट्रक्टर को जो पढ़ाया गया उसको एक्सप्लेन कर देना है, उसके प्रोटोटाइप को बता देना है, किस प्रकार से कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं, उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। डीस्ट्रक्टर में क्या लिखना है, देखिए लिखने का तरीका होना चाहिए। डीस्ट्रक्टर में आपको लिखना है कि जावा में डीस्ट्रक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। डीस्ट्रक्टर टॉपिक दे के लिखना है, ताकि जो क्वेश्चन जांच करने वाला भी हो उसको समझ में आए कि हाँ स्टूडेंट को समझ है। तो आपको लिखना है डीस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट जावा में नहीं होता है। प्रीवियस जो ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे उसमें बार बार क्या करना पड़ता था, प्रोग्रामर को एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्ट करवाना पड़ता था, और कोई भी प्रोग्रामर ऐसा नहीं करता था, जिससे कि बहुत सारा स्पेस हमारा बर्बाद हो जाता था हीप एरिया का। तो जावा में क्या किया गया, गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया, जो कि क्या करता है कि अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर दीजिए ब्रैकेट में। अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट को क्या करता है गार्बेज कलेक्टर, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय करवा देता है। तो आपका डिस्ट्रक्टर भी एक्सप्लेन हो गया, आपको मार्क्स भी फुल मिल गया, है ना। और अगर आपका एग्जामिनर ये आंसर को पढ़ दिया अच्छे से, तो आपको तो फिर आगे के सारे क्वेश्चन में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आगे देखिए, अगर इसका अथवा बनाने की बारी आए तो इसमें करा है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेस। इंटरफेस को हमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डिफाइन इट विथ एग्जांपल। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको देखिए इसको कैसे बनाना है। इंटरफेस का हमने डेफिनेशन लिखा, टाइप्स लिखना है, टाइप्स को एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। डिफाइन इट विथ एग्जांपल, 1 पेज का एग्जांपल लिख देना है। 2-2.5 पेज हो गया बस, उससे ज्यादा 4 नंबर में नहीं लिखना है, क्योंकि आप कितना भी लिखिएगा तो आपको मैक्सिमम 4 नंबर ही मिलने जा रहा है, 5 नहीं मिलेगा। तो इंटरफेस को आप लोग आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, इन जावा व्हाट डू यू मीन बाय पासिंग आर्गुमेंट बाय वैल्यू, डिफाइन इट। तो देखिए आप लोग इतने बार मेथड को बनाए, तो हमने फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट मेथड में बताया था, याद है। वही है कि क्या आप पासिंग आर्गुमेंट बाय वैल्यू से क्या समझते हैं, तो आप यहाँ पे एक्चुअल आर्गुमेंट फॉर्मल आर्गुमेंट दोनों को यहाँ पे समझा दीजिए। ठीक है, मीन जो वैल्यू होता है वो एक्चुअली फॉरवर्ड नहीं होता है, उसका जस्ट क्या होता है, वो वैल्यू उसमें असाइन होकर के फॉरवर्ड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिकर्सिव मेथड, एक्सप्लेन इट विथ एग्जांपल। तो रिकर्सिव हमने समझाया, रिकर्सिव क्या होता है एकदम एक्सप्लेन से, ठीक है, एक सेपरेट लेक्चर में रिकर्सन को समझाया है, और उसके एग्जांपल भी हमने आपको बताया था कि इस प्रकार से स्टैक में स्टोर होता है और रिकर्सन वर्क करता है। तो आपको आराम से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप एक एग्जांपल भी, इवन आप सिंपल सा फैक्टोरियल का एग्जांपल बना दे, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, सॉरी हमने बताया था अपने प्रैक्टिकल में, तो आप वही एग्जांपल दे सकते हैं, या कोई और रिकर्सन का एग्जांपल आप दे सकते हैं। नाउ इसका अथवा क्या है, राइट एनी प्रोग्राम यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए यहां कर रहा है राइट एनी प्रोग्राम यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो आपको तो इसे छोड़ना नहीं है। देखिए इसमें करना क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है, ये हम सबको ही पता है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग इंटरफेस। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा बनाने की नौबत आ जाए तो एक इंटरफेस पहले बिल्ड कर देना है,
ठीक है, एक दूसरा इंटरफेस भी बना दिए और एक क्लास को क्या कीजिए ऐसे इंप्लीमेंट कीजिए, मींस क्लास इंप्लीमेंट्स इंटरफेस ए कॉमा इंटरफेस बी, मींस एक क्लास आपका क्या कर रहा है, दो इंटरफेस को साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस दर्शा दीजिए, डायग्राम भी बना दीजिए, एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि हैज ए रिलेशनशिप हम लोग समझे ना, बस उसी को एक्सप्लेन कर देना है, एक एग्जांपल इसका दे देना है। ठीक है, नाउ ग्रुप सी, अब हम लोग 6 नंबर जो लॉन्ग टाइप आंसर रहता है उसमें हम लोग आ चुके हैं। इसमें पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखिए इसमें इनहेरिटेंस का टाइप पूछा है, मल्टी लेवल और उसका एग्जांपल। तो हम लोग समझ चुके हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मींस एक कोई क्लास है, मान लीजिए ए क्लास को एक्सटेंड करवा रहा है बी और बी क्लास को एक्सटेंड करवा रहा है सी, ऐसा एक डायग्राम भी बना देना है। जब 6 नंबर में पूछ रहा है तो 6 नंबर में पहले आपको एक लाइन, जस्ट एक लाइन इनहेरिटेंस के बारे में लिखना है, उसके बाद आप मल्टीपल इनहेरिटेंस स्टार्ट कीजिए कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक टाइप है, ताकि एग्जामिनर को भी देखने में सीरियल वाइज लगे, अच्छा लगे देखने में। ठीक है, उसके बाद आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का पहले डायग्राम फ्लो चार्ट करना है कि इस तरह का मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, देन आप एग्जांपल दीजिए। मींस 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पेज में लिखने का कोशिश कीजिए मिनिमम, उससे कम नहीं। आगे क्या, राइट एनी प्रोग्राम यूजिंग थ्रोएबल क्लास। तो देखिए थ्रोएबल क्लास को यूज करके कोई प्रोग्राम लिखना है तो आप सोचिएगा कि हम लोग तो यूज ही नहीं किए, थ्रोएबल क्लास को किए हैं। थ्रोएबल क्लास क्या होता है स्टूडेंट, जो थ्रोएबल क्लास था, ध्यान दीजिए यहां पे, तो देखिए हमने थ्रोएबल का यूज किया है। आप याद कीजिए जब हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि जो थ्रोएबल होता है वो क्या होता है, वो एक्सेप्शन हायरार्की का रूट क्लास इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूट क्लास कहा जाता है। क्योंकि थ्रोएबल का ही देखिए, याद कीजिए 2 चाइल्ड था, एक था एक्सेप्शन, दूसरा था एरर, फिर एक्सेप्शन का डिफरेंट चाइल्ड थे। तो आपको थ्रोएबल क्लास का यूज करने का है तो आप इसका या इसके चाइल्ड का किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें एक थ्रेड हो और उस थ्रेड को क्या कीजिए, स्लिप करवा दीजिए। जब स्लिप आपने करवा दिया, ठीक है, जब आपने स्लिप करवा दिया तो ये क्या करेगा, इंटरप्टेड एक्सेप्शन को, चेक्ड एक्सेप्शन एक इसे ये जनरेट कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा, उसे या तो थ्रो करवाना पड़ेगा या तो उसे क्या करवाना पड़ेगा आपको, ट्राई कैच का। तो या तो आप ट्राई कैच का यूज कीजिए या थ्रो करवा दीजिए इंटरप्टेड एक्सेप्शन को। तो आपने थ्रोएबल क्लास के इंटरप्टेड एक्सेप्शन का यूज कर लिया और पहले इसको एक्सप्लेन कर दीजिए थ्रोएबल क्लास को थोड़ा सा, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि अच्छा प्रोग्राम किस टाइप का बनाने वाले हैं। तो एक्सप्लेन कर दीजिए थ्रोएबल क्लास क्या होता है, रूट क्लास होता है जावा एक्सेप्शन हायरार्की का। थोड़ा सा देखिए 6 नंबर का है तो हायरार्की भी बना दीजिए। थ्रोएबल क्लास है, उसके बाद उसका एक्सेप्शन है, दूसरा चाइल्ड क्या है, एरर है, फिर एक्सेप्शन का चाइल्ड बता दीजिए कि ये है और आप जो एक्सेप्शन का यूज करें इंटरप्टेड एक्सेप्शन वो दिखा दीजिए। हो गया, उसके बाद उस पर एक प्रोग्राम बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 6 में 6 मिलेगा आपको। आगे है व्हाट डू यू मीन बाय रिज्यूमिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ थ्रेड, एक्सप्लेन इट। किसी थ्रेड को रिज्यूमिंग और स्टॉपिंग, देखिए ये बहुत ही आसान है। हम रिज्यूम मेथड का यूज करते हैं किसी सस्पेंडेड थ्रेड को रिज्यूम करने के लिए। हमने सस्पेंड और रिज्यूम एक सेपरेट प्रैक्टिकल लेक्चर में कर रखा था। और तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप सीधा इस पे प्रोग्राम बना दीजिए, क्योंकि देखिए 2-2 प्रोग्राम बनाइएगा तो 3-3 6 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। दूसरा है स्टॉपिंग ऑफ अ थ्रेड। तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप चाहे तो एक प्रोग्राम में दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोग्राम में कीजिएगा तो आपका 1 से 1.5 पेज ही जाएगा। तो आप क्या कीजिए, दोनों को अलग अलग प्रोग्राम में बनाइए। स्टॉप करने के लिए किसी थ्रेड को स्टॉप मेथड का यूज होता है। जैसे मान लीजिए टी एक थ्रेड है, टी डॉट स्टॉप करेंगे तो ये थ्रेड स्टॉप हो जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अथवा में पूछ रहा है राइट एनी प्रोग्राम ऑफ थ्रेड इंक्लूडिंग सस्पेंड एंड स्टॉप। तो आप ये भी बना सकते हैं सस्पेंड और स्टॉप मेथड का यूज करके। सस्पेंड हम लोग करते हैं किसी थ्रेड को टेम्पोरली सस्पेंड करने के लिए। हमने देखा था प्रैक्टिकल में सस्पेंड और रिज्यूम हमने करवाया था, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने कहा था ना कि ये या तो एप्लेट का लाइफ साइकिल आएगा 6 नंबर में या तो थ्रेड का आएगा, और 4 नंबर में भी आता है। तो 4 नंबर में एक्सप्लेन है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इट विद सुटेबल डायग्राम, ये भी लिखा हुआ है कि डायग्राम भी बनाना है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, एप्लेट का ध्यान दीजिए। यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लेट के बारे में थोड़ा सा लिख देना है, ठीक है। थोड़ा सा एप्लेट के बारे में लिख देना है, तब लिखना है कि एप्लेट का ये लाइफ साइकिल, मतलब लाइफ साइकिल ऑफ एप्लेट। फिर आप एक डायग्राम पहले बनाइए, सुंदर सा साफ सा डायग्राम, ठीक है, कि ऐसे होता है। पहले क्या होता है,
मीन्स बॉर्न स्टेट में होता है। बॉर्न कैसे होता है, हमने डायग्राम बताया था, इमिट होता है तो बॉर्न होता है ना। उसके बाद जब स्टार्ट होता है तो रनिंग में जाता है, स्टॉप होता है तो आइडल में जाता है, जब डिस्ट्रॉय होता है तब डेड होता है। तो इस प्रकार से आप एक्सप्लेन कीजिए और सारे एक एक फेजेज को एक्सप्लेन कीजिए और एप्लेट का एक एग्जाम्पल भी इसमें दे दीजिए। नहीं पूछ रहा है फिर भी आप एग्जाम्पल दे दीजिए ताकि आपको पूरा मार्क्स आपको मिल सके। नाउ इसका अथवा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एकदम डिटेल में डिस्कस कर रखा है कि जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर में तो क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर है तो अगर हम उसका चाइल्ड बनाएंगे तो क्या होगा, उसके जितने भी मेथड्स होंगे एब्स्ट्रैक्ट हमें उसे क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। या हमने एक और क्या पढ़ा था, दो टाइप हमने पढ़ा था, देखिए दो वे में पढ़ा था। एक वे क्या पढ़ा था कि अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक या एक से अधिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करता है तो हमें उस क्लास को एज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना पड़ेगा और चाइल्ड क्लास रिस्पॉन्सिबल होगा इन सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। नाउ दूसरा भी हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना भी है, ठीक है, अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना भी है तो भी हम उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। क्यों, इसलिए कि अगर हम नहीं चाहते कि हमारा क्लास इंस्टेंशिएट हो, हमारे क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाए, तो हम उसे क्या करेंगे, एज ए एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर डिक्लेयर करेंगे। हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया, स्टूडेंट आप जाकर पढ़ सकते हैं। और इसके बाद क्या है, अच्छा इसके बाद आपका ये क्वेश्चन जो था आपका डेट इज, ये कौन सा क्वेश्चन था 2019 ऑट का, ये आपका फिनिश हो गया। और देखिए इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं आया जो कि हमारे कॉन्सेप्ट जो कि हमने पढ़ा है टोटल टॉपिक से बाहर हो। तो हम लोग टोटल टॉपिक टोटल कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं जावा में। क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। 70 नंबर का देखिए क्वेश्चन आता है, आपसे लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन का डिक्लेरेशन कंप्लीट। हम लोग अगेन 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद इस जावा सीरीज को फाइनली एंड बोलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।